जो मैंने कानून बताया है पतले तने का और मोटे तने का, उसके मुताबिक आप साइलेज भी बना सकते हैं और हे भी बना सकते हैं। और सुरगाब का स्प्रे करेंगे तो ये जो फसल जो आपकी मकई वाली है इसमें आपको 2 मरतबा करना पड़ेगा, और जो दूसरी 1 महीने में कटने वाली है उसमें 1 मरतबा करना पड़ेगा, कि जब कटने के बाद फाडर जो है अपनी भरपूर ताकत के साथ दोबारा उगना शुरू करे। ये बेहतरीन टाइम है सुरगाब के स्प्रे करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दरख्वास्त ये है कि इस प्रोग्राम को अगर आप पसंद करें तो इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें। आज का प्रोग्राम जो है वो जानवरों की भूख के बारे में है, और मैंने आपको बताना है कि ये मौसम जो है इस वक्त बहुत ही फ़ायदेमंद है मुख्तलिफ चारा जात को लगाने के लिए। तो लिहाजा मैंने गुजारिश आपके सामने करनी है कि आपने कौन कौन से चारा जात सिलेक्ट करना है ताकि आपकी पूरे साल की जो फूड सिक्योरिटी है जानवरों की खुराक की, उसको इंश्योर किया जा सके। लेकिन सामीन, आगे चलने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे कभी कभार शक पड़ता है कि हम एक कौम हैं भी या हुजूम है। तो मुझे जो हमारे सियासी दानिशवर इस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो हाहाकार चल रही है उसमें नहीं लगता कि हमारी कोई डायरेक्शन भी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क का किसान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग और पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग के अंदर हमेशा मसरूफ़ रहा है और उसने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अब लाइव स्टॉक और पोल्ट्री जो है इस वक्त बड़े इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं, और पावर्टी एलिविएशन के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारा लाइव स्टॉक का है। ये फरवरी का महीना है और इस महीने के अंदर हमने डिसाइड करना है कि अगले पूरे साल के अंदर हमारे जानवरों की पैदावार कैसी होगी, हमारे जानवरों की सेहत कैसी रहेगी और हमारे जानवर भूखे रहेंगे या उनका पेट भरा हुआ होगा। आगे पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान जब बना है तो जो पंजाब के जो गवर्नर थे उनका नाम था नवाब मुश्ताक गुरमानी, और उनके बारे में मशहूर था कि दूसरे नवाबों की तरह वो खाने के अंदर बहुत अच्छा उनका खुश जायका था और वो अच्छा खाना पसंद किया करते थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी का कुक गवर्नर हाउस में लगना चाहिए। तो ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर ने कहा कि सर हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया है और हमने कुक भी सिलेक्ट कर लिया है। तो उन्होंने जवाब दिया, उसने कहा भाई खाना चूंकि मैंने खाना है और मेरे मेहमानों ने खाना है तो क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं अपने कुक का इंटरव्यू ले लूँ? तो उन्होंने कहा यस बिल्कुल, आपको हम बुला देते हैं। तो लिहाजा उस कुक को बुलाया गया और उस कुक से पूछा गया कि तुम इससे पहले, यहाँ आने से पहले कहाँ कहाँ काम करते रहे हो? उसने कहा जी मैं नवाब लखनऊ के भी करता रहा हूँ, नवाब राजस्थान के भी करता रहा हूँ, नवाब जूनागढ़ के भी काम करता रहा हूँ। तो ये बात शो करती थी कि वो आदमी अपने काम को जानता है। तो उन्होंने नवाब साहब ने एक सवाल पूछा, उसने कहा ये बताएं कि सब खानों में से सबसे अच्छा खाना कौन सा है? तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, उसने कहा जी बाकी तो तमाम नवाबों के और रऊसा के चोचले होते हैं, असली चीज़ तो दाल चावल है। तो वहाँ नवाब साहब ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि असली चीज़ दाल चावल ही है, और उसको रख लिया गया। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि इस वक्त वंडा जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि आम किसान की पहुँच से बाहर है, चीज़ें मिल नहीं रही हैं। सोयाबीन पर बैन लगा हुआ है, और इस वक्त एक किसान जो है वो क्या कर सकता है, वो दाल चावल का बंदोबस्त कर सकता है, और वो दाल चावल है फॉडर, कि वो कौन सा फॉडर लगा सकता है जिसकी बुनियाद पर उसके जानवरों की सेहत भी बरकरार रहे और उसके जानवर भूखे ना रहें। तो पहली बात तो आप याद रखें कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी वायरस जो है वो भूख है। भूख होगी तो पैदावार भी नहीं होगी, भूख होगी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का अटैक भी होगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वो नाम है डॉक्टर बोरलाग। ये वो आदमी है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का जिम्मेवार था, और उसी ज़माने में जीएमओ की भी बात हो रही थी, और जीएमओ के बारे में ये 1970s की बात है। उसके बारे में लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि इससे कैंसर फैलेगा और इससे एलर्जी फैलेगी वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर बोरलाग ने एक बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा कि मैं खाली पेट कैंसर का शिकार होकर मरना नहीं चाहता,
लेकिन जीएमओ खा के मेरा पेट अगर भर जाए और उसके बाद अगर मुझे कैंसर हो जाए तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि पूरा साल के अंदर हमने अपने जानवरों का अगर पेट भर के रखा तो इस बात का कभी इम्कान है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने जानवरों को हम आगे चलाते रहेंगे, उनकी नस्ल भी चलती रहेगी, उनकी पैदावार भी सही रहेगी और बहुत कम इम्कान है कि उन पर किसी किस्म की बीमारियों का अटैक हो। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जहां हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जानवरों की खुराक में शामिल होती हैं, उसमें एक लफ्ज़ है बैलेंस डाइट। उस बैलेंस डाइट का मतलब ये होगा कि उसमें वंडा भी होगा, उसमें मिनरल मिक्सचर भी होगा, उसमें TMR भी होगा और उसके अंदर फॉडर भी होगा। लेकिन चूंकि बात दाल चावल की हो रही है और चूंकि दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, तो कम से कम किसान इस वक्त क्या कर सकता है, वो है अपने फॉडर की सिलेक्शन। तो दो काम हैं जो उसने करना है। एक ये है कि कौन सा फॉडर सिलेक्ट करना है, चारा, और दूसरा ये है कि कितना उसने उगाना है। तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉडर की सिलेक्शन के अंदर जो आदमी सही सिलेक्ट कर गया वो कामयाब हुआ। अब एक अच्छे फॉडर की निशानी क्या है? नंबर 1, वो मल्टी कट हो। ये रोज़ रोज़ लगाने और काटने का धंधा ये अब काबिल कबूल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उस फॉडर को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने एक मरतबा लगाया और फिर कम से कम साल भर और फिर उसके बाद 12-13 साल तक आप उसको काटते रहे, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो चारा जो आप उगा रहे हैं, क्या जब जानवर के सामने डाला जाए क्या वो खुशी से खाएगा? ये दूसरी चीज़ है। उसमें किस कदर ग़िज़ाइयत है, ये एक तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है कि जब वो इस फॉडर को खा ले तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि निज़ाम हज़म के अंदर उसका हज़म होना कितने % है। ये बहुत अच्छा अगर हो तो 90% हो। आम वनडे और आम जो खुराक है वो 74, 75, 70 के करीब अगर हो तो उसको बहुत अच्छा कहते हैं। फॉडर जो हम देते हैं अगर ये राह हालत के अंदर दें कि काटा और डाला, तो अगर ये 60% में भी चला जाए तो इसको भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा फॉडर है। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बुनियाद हैं इस बात की। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त कौन कौन से चारा जात जो हैं मेरे किसान भाई काश्त कर सकते हैं। पहली बात यह है कि कौन सा चारा और दूसरी बात यह है कि कितना चारा। कितने चारे का मतलब बड़ा आसानी सा उसका फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि आपके पास जितने जानवर हैं उसको आप 40 से ज़रब दें 40 किलो से, यानी कम से कम एक नॉर्मल खुराक जो है वो जानवर की चारे की 40 किलोग्राम या 1 मन रोज़ाना है। और जितने जानवर हैं आपने उसको 40 से ज़रब दिया और फिर 365 से ज़रब दिया, यानी 40 किलोग्राम एक जानवर को 365 मरतबा चाहिए साल के अंदर। तो ये जो जवाब आएगा आपका, इसको आप मनों में तब्दील कर लें और फिर आप ये देखें कि आपका एक कट जो है वो कितने मन आपको पैदावार देता है। मसलन अगर मैं मकई को उगाता हूँ तो मकई की एक फसल जो है वो मुझे 500 मन देगी लाजमी तौर पर। 700 मन का भी दावा करते हैं, 400 मन का भी दावा करते हैं, लेकिन हम एवरेज ले रहे हैं। इसी तरह नेपियर हाइब्रिड ग्रास जो है वो 800 मन 900 मन तक दे सकती है, लेकिन अब उसका भी 500 मन ले लेते हैं, इसलिए कि कोई वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसकी पैदावार इतनी ना हो, लेकिन 500 मन तो ज़रूर होगी। तो ये 4 बातें, और आपको कितना चाहिए ये आपने कैलकुलेट करना है और उसके मुताबिक आपने नंबर ऑफ़ एकड़ देखने हैं कि मुझे इतने एकड़ चाहिए। सामीन, इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इस बात का रिवाज नहीं था। वो ये था कि कुछ फॉडर लगा लिया, कुछ तूड़ी मिला ली और उसके बाद हमने वो जानवरों को कभी दे दिया, कभी नहीं दे दिया। कभी बरसात हुई तो बहुत ज़्यादा मिल गया, सर्दियाँ हो गई तो बहुत कम मिल गया। और यही वजह है कि हमारी पैदावार भी कभी स्टैटिक नहीं रही और हमारे जानवरों पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का अटैक भी रहा। लिहाजा अगर आपने वो चारा जो मैंने 4 आपको खुसूसियात बताई हैं उसकी बुनियाद पर आपने चारा सिलेक्ट किया और उतने एकड़ में लगाया ताकि जितने आपके जानवर हैं उनकी सारे साल की डिमांड पूरी हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप मार नहीं खाएंगे। अब इन चारा जात के अंदर मैं सबसे पहले लेके आता हूँ नेपियर हाइब्रिड ग्रास।
अब ये नेपियर हाइब्रिड के अंदर जो है अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, और वो ये है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ये 800-900 मन पर एकड़ पर कट तक भी जा सकता है, लेकिन हम 500 मन का ले लेते हैं कि 500 मन तो इसने देना ही देना है आफ्टर एवरी 30 to 40 डेज। नेपियर हाइब्रिड को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कट एंड कैरी सिस्टम के। कट एंड कैरी का मतलब ये है कि आपके करीब ही नेपियर लगा हुआ है, जानवर भी करीब है, आपने काटा है, कुतरा है और जानवरों के सामने डाल दिया। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। और जो लेटेस्ट तरीका है वो ये है कि आपने उसको काटा और उसके बाद आपने साइलेज बनाकर उसको महफूज कर लिया। तो यहाँ आप दोनों सूरतें कर सकते हैं। एक सूरत तो ये है कि आप उतना ही काटें जितनी आपको ज़रूरत है, लेकिन ये जो मल्टी कट है इनकी पहचान ये है कि जितना आप काटेंगे उतनी पैदावार भी ज़्यादा होगी। लिहाजा इसको जिस वक्त इसकी ग़िज़ाइयत सबसे ज़्यादा हो वो 4.5 से 5 फुट तक जब हाइट हो, वो इसका बेहतरीन टाइम है इसके काटने का। नीचे से आप 4 इंच छोड़ दें और ऊपर वाला आप काट लें। ये नरम भी होगा, इसका हाजमा भी अच्छा होगा, इसमें ग़िज़ाइयत भी बेहतर होगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी, और अगला कट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। और जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो आप उसका साइलेज भी बना सकते हैं। तो ये असल है पहला। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से मिलेगा। ये शुरू के अंदर सदाबहार, मॉट ग्रास, नेपियर हाइब्रिड मुख्तलिफ नामों से ये आता रहा है, लेकिन आजकल की जो वैरायटी जो ज़्यादा मशहूर है वो CO5 है, और जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया से आई है। तो इसके मिलने का जो असल जो तरीका है वो तो ये है कि ये बहावलपुर के अंदर फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है, सरगोदा में फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ से तो लाजमी तौर पर आपको सही मिलेगा। इसके बावजूद इसके अलावा कुछ और जगह भी हैं जहाँ कुछ लोगों ने ईमानदाराना तरीके से सही वैरायटी उनके पास किसी तरीके से बीज का बंदोबस्त किया और उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपना चूरन भी बेचा कि वो चीज़ है या नहीं है, और ऑनलाइन उन्होंने काम शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि ये वो चीज़ नहीं थी जिसका दावा किया था और ये कोई और चीज़ थी। मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद आता है कि वो ज़माना ऐसा था कि शहर छोटे थे और सिर्फ़ अखबार ही एक ज़रिया था कम्युनिकेशन का। तो वो साइकिल पर चढ़कर अखबार वाला बेचता था, और एक दिन उसने कहा कि शहर के अंदर 18 आदमी लूट लिए गए। अब लोगों ने देखा भाई कौन से लूट गए, तो एक आदमी ने अखबार लिया और उसने वो पैसे लेकर जेब में डाले और आगे जाके कहा शहर के अंदर 19 आदमी लूट लिए गए। तो इस किस्म के लोग भी मार्केट में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ नामों के साथ इस नेपियर हाइब्रिड के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि सारे बेईमान हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जाकर देखें उसकी फसल को, और वहाँ पर आप जो उस नेपियर उसने लगाया हुआ है अगर वो वाकई अच्छा है तो फिर आप अपनी निगरानी के अंदर उसके बीज को वहाँ से लगवा लें। ये बेहतरीन टाइम है उसके लगाने का, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस मौके के ऊपर इसमें आप गवारा भी लगा सकते हैं। यही मौका है जिसके ऊपर आपने मकई भी लगानी है, और यही मौका है जिसमें रोड्स ग्रास भी लगती है। अब हम इन फॉडर्स को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा है कट एंड कैरी, कि मैंने ताज़ा काटना है और ताज़ा खिलाना है। तो ये अगर आपने ताज़ा खिलाना है और ताज़ा काटना है तो फिर नेपियर हाइब्रिड सबसे अच्छी चीज़ है। फिर पाक अफगोई जो पाकिस्तान की लोकल मकई है वो सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आपने साइलेज बनाना है तो उसके लिए फिर आपको ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं या जो हाइब्रिड सीड हैं आपको वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसलिए कि उसके अंदर पैदावार ज़्यादा होती है और मकई मल्टी कट नहीं है, वो आपने हर मरतबा कट लगाना है। तीसरी चीज़ जो है वो आप रोड्स ग्रास लगा सकते हैं। अब एक बात आप याद रखें, एक हमने कट एंड कैरी के ताज़ा काटा ताज़ा खिलाया, दूसरा हमने साइलेज बनाया, और तीसरी हमने हे बनाई। हे का मतलब ये है कि वो तमाम फसलें जिनका तना पतला है, जो पत्ते और तना एक वक्त सूख जाएं, उसकी बेहतरीन हे बनती है। और जब 12% मॉइस्चर उसके अंदर बाकी रह जाए, आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ नमी कम हो, हवादार जगह हो,
आप उसको रख सकते हैं और 5 साल तक वो ख़राब नहीं होगी। साइलेज जो है ये मोटे तने वाली फसल है, इसलिए कि उसको हम खुश्क नहीं कर सकते। जब खुश्क करेंगे तो तना के खुश्क होने तक उस वक़्त तक पत्ते उड़ चुके होंगे, लिहाजा 65% मॉइस्चर के ऊपर उसको काटना है, उसको कुतरना है, उसकी कंपैक्शन करनी है और फिर हवा मुक्त कर देना है, यानी कि हवा उसमें से निकाल के उसको बंद कर देना है। तो ये भी आप 6 महीने साल के लिए अगर आपने चूहों से महफूज रखा और कहीं निशान पड़ने नहीं दिया, हवा दाखिल नहीं होने दी, तो आप इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं। आपके पास नेपियर है, जो मार्ट ग्रास लगाना चाहता है, जो जंबो ग्रास लगाना चाहता है, वो भी लगा सकता है। कहने का मकसद ये है कि आपके फार्म के ऊपर कुछ एकड़ ऐसे लगे हुए हों कि जो हर सूरत के अंदर आपको पैदावार दें। अब यहाँ पर एक सवाल है कि आपने फरवरी में लगाया, ये नेपियर हाइब्रिड लगाया, आपने रोड्स ग्रास लगाई और आपने दूसरे चारा जात लगाए, तो ये जब सर्दियाँ आएंगी तो अक्टूबर के अंदर आप क्या करेंगे, क्योंकि अक्टूबर के अंदर तो ये सब फिर इनका डॉर्मेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कम से कम अनफॉर्चुनेटली कोई यूट्यूबर पर कुछ लोग आकर मिसगाइड भी करते हैं कि जी मेरे पास ऐसा केमिकल है कि मैं अगर नेपियर हाइब्रिड पे या रोड्स ग्रास पर इसको मैं स्प्रे करूं तो ये फरवरी में और जनवरी में भी बहुत ज़्यादा पैदावार देगा, और बाद में जब आदमी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको ढूंढते फिरते रहे, दोबारा वो आदमी नहीं मिला। लिहाजा इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आप रोड्स ग्रास लगाते हैं हे के लिए, अगर आप नेपियर लगाते हैं या मॉड ग्रास, कोई भी ऐसी जो मुस्तकिल चलने वाली फसल है उसको आप लगाते हैं, तो बेहतर ये है कि अक्टूबर के महीने के अंदर इसके अंदर आप छट्टा दे दें बरसीम का। अब ये बरसीम जो उगेगी ये फरवरी और मार्च तक तो इसने देना ही, बरसीम मिलेगी, और मार्च के अंदर जब ये नेपियर, मॉड ग्रास, जंबो ग्रास ये जब अपनी आंखें खोलेंगी तो उसके बाद बरसीम अपना टाइम मुकम्मल कर लेगी। उस सूरत के अंदर आपके पास ये जो नेपियर हाइब्रिड है ये फुल फ्लेज अपनी पैदावार शुरू कर देगा। प्लस जो आपने बरसीम लगाई है इस दौरान जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई होगी ज़मीन के अंदर, उसकी बुनियाद पर आपका रकबा जो है वो ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाएगा, तो अगली मर्तबा जो उसकी पैदावार है वो ज़्यादा आ जाएगी। एक और फाडर है और उसका नाम है जंतर। ये भी फरवरी से आप अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं और इसको चला सकते हैं। बकरियों वाले और भेड़ों वाले लोग जो हैं उनके लिए ये एक ताकतवर खुश्क पट्ठा है, इसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज हाई है और जानवर इसको बड़ी खुशी के साथ खाते हैं। जो लोग फरवरी में लगाएंगे ये आप इसको आप काटते रहें और चलाते रहें, और जहां आप देखते हैं कि अब ये अपने एंड पर पहुंच रहा है तो आप, चूँकि इसका बीज सस्ता है तो बीज दोबारा डाल दीजिएगा, ये दोबारा आ जाएगा। एक सवाल मेरे कुछ दोस्त पूछते हैं और वो ये पूछते हैं कि क्या फरवरी के अंदर आप लूसर्न लगा सकते हैं। देखिए कानूनी तौर पर और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पुरानी उसके मुताबिक तो इसको अक्टूबर में भी लगाया जा सकता है, फरवरी में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब चूँकि मौसमियाती तब्दीली आ रही है और किसी को पता नहीं है कि मार्च के महीने में अगर हीट वेव आ गई तो ये जो यंग प्लांट होंगे इसको तो वो हीट वेव उड़ा के रख देगी। तो लिहाजा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप अगर आपने अल्फा या लूसर्न लगाना हो तो फिर अक्टूबर का महीना सबसे बेहतर है। ये मेरी आज की गुजारिशात थी, लेकिन साथ में मैं एक बात आपको लाजमी तौर पर कहना चाहता हूँ, और वो ये कहना चाहता हूँ कि इन फाडर में से कोई भी फाडर लगाएं जो मल्टाई कट हैं। मल्टाई कट में रोड्स ग्रास भी हो गया, मल्टाई कट में जंतर भी हो गया, मल्टाई कट में नेपियर और उस फैमिली के दूसरे फाडर भी हो गए। जब भी आप एक कट लें और उसके बाद मज़ीद 6 इंच तक उगने दें ताकि उसके पत्ते ब्लूम पर आ जाएं, अगर उस वक्त आप उस पर सुरगाब का स्प्रे करेंगे तो ये हमने जितने जगहों पर भी करवाया है और हर फाडर पर करवाया है, और उसके अंदर हमें रिज़ल्ट यही मिला कि उसकी पैदावार भी बढ़ी, उसमें बीमारियां भी कम आईं और जानवर ने उसको पसंद भी किया, यानी उसकी ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा भी हुआ, उसकी इम्यूनिटी में भी इजाफ़ा हुआ और उसकी पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि ये नंबर दिया हुआ है, आपको मज़ीद कोई मालूमात की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर करें।
ये जो मैंने नेपियर हाइब्रिड और मैंने मकई की साइलेज की बात की है, जवार की साइलेज की है, एक और है सोरगम सूडान ग्रास। ये सोरगम सूडान ग्रास भी इस वक्त बेहतरीन पट्ठा साबित हो सकता है। इसका बीज आप लगाएंगे फरवरी के महीने में तो इंशाअल्लाह ताला ये अक्टूबर तक आपको पैदावार देता जाएगा। लेकिन मामला वही है कि आपने टाइम पर काटना है। अगर आपने साइलेज बनाना है तो आप साइलेज बनाएं। जिन चीज़ों का साइलेज जो मैंने कानून बताया है, पतले तने का और मोटे तने का, उसके मुताबिक आप साइलेज भी बना सकते हैं और हे भी बना सकते हैं। और सुरगाब का स्प्रे करेंगे तो ये जो फसल जो आपकी मकई वाली है इसमें आपको 2 मरतबा करना पड़ेगा, और जो दूसरी 1 महीने में कटने वाली है उसमें 1 मरतबा करना पड़ेगा। कि जब कटने के बाद फाडर जो है अपनी भरपूर ताकत के साथ दोबारा उगना शुरू करे, ये बेहतरीन टाइम है सुरगाब के स्प्रे करने का। मेरे जो मुख्तलिफ फसलों के मैंने नाम लिए हैं और कुछ के नाम नहीं भी लिए हैं, जैसे जवार है, तो ये इसके बारे में मेरे YouTube के ऊपर आपको साइलेज बनाने के तरीके और हे बनाने के तरीके उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मज़ीद अगर आपको मालूमात की ज़रूरत हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप टेलीफ़ोन करके पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।